नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश। आप सभी हैं गैलेक्टिक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारे साथ हैं माधव, जो कि क्लास 10th के एक पास आउट स्टूडेंट हैं। और माधव की कुछ क्वारीज हैं जो कि उसके मेडिकल कैरियर को लेके हैं। जैसे कि काफ़ी बच्चे 10th पास आउट करने के बाद में डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें नीट की तरफ जाना चाहिए, या फिर जो नीट एग्ज़ाम जो मेडिकल कैरियर के लिए मस्ट होता है, उसके रिलेटेड कुछ क्वारीज हैं। देखते हैं क्या क्या क्वारीज हैं, उनको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करें। थैंक यू सर। सर, जो मेरा पहला क्वेरी आता है और जो पहला नीट से रिलेटेड डाउट है वो मेरा ये है कि अगर हम क्लासेस ज्वाइन करें तो वो हमारा ऑनलाइन होना चाहिए या फिर ऑफलाइन होना चाहिए, और अगर हम ऑनलाइन ऑफलाइन में से कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए उस इंस्टीट्यूट को लेके जो हम ज्वाइन करें। तो देखिए, कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है, अगर आप 10th पास आउट स्टूडेंट हैं, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि आप एक ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कीजिए। क्योंकि ऑफलाइन कोर्स से आपकी कंटिन्यूटी बनती है क्लासेस की, और क्लासेस की कंटिन्यूटी के साथ साथ आपकी एक हैबिट बनती है, थोड़ी मेहनत आपकी लगती है, आपका स्ट्रगल होता है उसमें जाने का, आने का, चीज़ों को टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अरेंज करने का। तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होता है, जो कि एक एस्पिरेंट, नीट एस्पिरेंट की ज़िंदगी में टाइम टेबल और अपनी चीज़ों पर स्टिक करना, मेहनत करना और एक परफेक्ट रिदम से चलना बहुत ज़रूरी है। तो ऑफलाइन कोर्सेज मैं प्रेफर करता हूँ 10th पास आउट के लिए। अगर वहीं आप 12th पास आउट स्टूडेंट हैं तो आप ऑनलाइन कोर्सेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ऑलरेडी कंटिन्यूटी बन चुकी होती है तब तक। और रही बात फीचर्स की या कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर आप कोई इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी चीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपकी होनी चाहिए, जो मेरे अकॉर्डिंग है, वो है ट्रायल क्लासेस। ट्रायल क्लासेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप एक छोटा सा टेस्ट ले पाते हैं कि वो टीचर कैसा पढ़ाता है, क्लास का माहौल कैसा है, कैसे हमें चीज़ें वहाँ प्रोवाइड होंगी, किन किन चीज़ों में वो इंस्टीट्यूट उतना अच्छा नहीं है और किस में वो उतना अच्छा है। क्योंकि जो मेन 3 सब्जेक्ट होते हैं नीट के लिए, एक होता है फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी 2 में डिवाइड हो जाता है, बॉटनी और जूलॉजी में। बॉटनी प्लांट साइंसेज होते हैं, जूलॉजी जो है वो एनिमल साइंस होती है। अब जब आप इन तीनों सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता कि वो तीनों सब्जेक्ट के बहुत परफेक्ट टीचर आपको दे पाए। तो किसी सब्जेक्ट में कोई टीचर 90 होता है, किसी में कोई 99 होता है, ऐसा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिर डिसाइड करने में मदद मिलती है ट्रायल क्लासेस के बेसिस पर कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट किस टीचर के अकॉर्डिंग कहाँ पर मुझे क्या, तो मुझे कौन सा इक्वेशन सही लगता है, कौन सा इंस्टीट्यूट मुझे प्रेफर करना चाहिए। ट्रायल क्लासेस के साथ साथ आप और चीज़ों पर भी ध्यान देंगे, जैसे कि वो आपको डेली प्रैक्टिस पेपर देते हैं कि नहीं देते, क्या वो आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज देते हैं कि नहीं देते, रेगुलर टेस्ट सीरीज के आंसर्स कितनी जल्दी आपको मिलते हैं, डीपीपी के सॉल्व आपको सॉल्यूशंस कब मिलते हैं, इसके साथ साथ आपके मार्क्स का परसेंटेज, कि आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको गाइडेंस, ये सारी चीज़ें भी आपकी बहुत ज़रूरी है। एक्सपीरियंस टीचर हो तो काफ़ी बेटर रहता है, क्योंकि वो आपको अच्छे से समझा पाएगा। जी ओके सर। सर, जो इससे रिलेटेड नीट से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन आती है वो ये है कि हमें कौन सी बुक प्रिफर करनी चाहिए ऑन द टाइम ऑफ सेल्फ स्टडी कि हम अच्छे से फोकस कर सकें नीट की क्लियरिफाइंग। देखिए, अगर जहाँ तक बुक की बात है तो अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग बुक्स आती हैं, लेकिन उन सभी का समावेश जो है वो एनसीईआरटी के ऊपर ही बेस्ड होता है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है। इवन मैं भी अगर अभी भी एनसीईआरटी पढूं तो जितनी बार एनसीईआरटी में पढ़ूंगा उतनी ही बार मुझे नई नई चीज़ें सुनने को मिलेंगी, नई नई चीज़ें उसमें आएंगी, क्योंकि एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंक्रिप्टेड है। इंक्रिप्टेड का मतलब होता है कि उसकी एक लाइन में इतनी इन्फॉर्मेशन छिपी हुई है, उसको खंगालने की हमें बहुत ज़रूरत है। कई बार स्टूडेंट जो होता है वो उसे खंगाल पाता है, कई बार टीचर उस लाइन को समझा पाता है, कई बार स्टूडेंट को खुद मेहनत करनी पड़ती है अलग अलग जगह से उसको इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए। बुक आप सबसे पहले जो फॉलो करेंगे वो करेंगे एनसीईआरटी, स्पेसिफिकली बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए। फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो उसमें आप कोई एडिशनल बुक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एसएल अरोड़ा है, एचसी वर्मा है। लेकिन एचसी वर्मा का ज़्यादातर यूज जो होता है वो जेई लेवल के लिए होता है। नीट के लिए आप एसएल अरोड़ा या फिर एनसीईआरटी भी फॉलो करेंगे, फिजिक्स का चलेगा। केमिस्ट्री में आप मेन एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, उसके अलावा टीचर के जो नोट्स आपको दिए गए हैं वो फॉलो कीजिए। बायोलॉजी में आप बहुत ज़्यादा ना पढ़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ना भी हानिकारक है, क्योंकि एक रूल होता है 70-30 का। इसका मतलब कि 70% क्वेश्चन पेपर 30% सिलेबस में से आता है। तो 70% क्वेश्चन पेपर जो कि आपको एक अच्छे लेवल पर पहुंचा सकता है रिजल्ट में,
वो 30% या 40% सिलेबस में से आ रहा है। सोचिए, तो आपको बहुत सारा नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत सारा याद कर लूंगा तो मेरा नीट क्लियर हो जाएगा, नहीं। आपको मेन पढ़ना है। आपको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो आती हैं, जो कि उसके की पॉइंट्स हैं, वो आपको रीड करनी है, वो मस्ट है। उसके लिए एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी में स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, वो सारे ही इंपॉर्टेंट, इवन बोर्ड में भी होते हैं। कि जैसे एक क्वेश्चन आता है 12th बायोलॉजी में कोलोस्ट्रम का, तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो फर्स्ट मिल्क होता है जो एक डिलीवरी करने के बाद में मदर प्रोड्यूस करती है। तो कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल बोल्ड में हाईलाइट होता है। इसी तरीके से आप जो बोल्ड में वर्ड्स हैं उनको आप मार्क कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी तो मस्ट है। इसके अलावा अगर आप कोई और बुक देखना चाहें तो पहले एनसीईआरटी को साथ साथ लेकर चलें, मेरे ख्याल से वो एनफ होता है। सर जो मेरी थर्ड क्वेरी है वो इससे रिलेटेड है कि हमें अगर कोई भी सब्जेक्ट फोकस करना है नीट क्वालिफाइंग करने के लिए, तो कौन सा सब्जेक्ट हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, या फिर हमें तीनों इक्वली लेके चलना है? देखिए, मैं आपको इसके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर का परफॉर्मा बताता हूँ। 4 सेक्शन आएंगे। 4 सेक्शन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। सभी के अंदर आपको 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। 45 इंटू 4 तो 180 क्वेश्चन हो गए। तो फिजिक्स के 45 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन है, और फिर 90 क्वेश्चन मतलब इन दोनों के बराबर सिर्फ बायोलॉजी से पूछेगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है भाई, मेडिकल है तो बायोलॉजी से पूछेगा। तो 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी से आ रहे हैं, उसमें फिर 45 बॉटनी और 45 जूलॉजी। तो आपको करना तो सभी के ऊपर फोकस है, लेकिन जो आपको मेन फोकस करना है, जहाँ तक मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा है, कि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि नीट क्वालिफाइंग एस्पिरेंट के लिए, जो नीट एस्पिरेंट है उसकी लाइफ में अड़चन भी क्रिएट करता है और उसको क्लियर भी करवा सकता है। तो डुबाने वाला भी नीट है और निकालने वाला भी नीट है। उसके लिए सब्जेक्ट कौन सा रहेगा? फिजिक्स। तो फिजिक्स ही डुबाता है, फिजिक्स ही उबारता है। तो आपका ज़्यादा फोकस फिजिक्स पे होना चाहिए, चाहे आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड हो चाहे ना भी हो, आपको फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वही एक सब्जेक्ट है जो कि आपको नीट के लिए बहुत जल्दी क्लियर करवा सकता है। बायोलॉजी तो आपको फोकस करना ही पड़ेगा, उसके बाद में बायोलॉजी पर आ जाइए, क्योंकि बायोलॉजी में से 90 क्वेश्चन आएंगे। केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आती, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं आती। तो आपका अगर 12th तक का प्रिपरेशन अच्छा है तो केमिस्ट्री में आप ठीक ठाक स्कोर कर सकते हैं। स्टिल आपको थोड़ा एक्स्ट्रा तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि नीट है। जी सर जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हमें अगर नीट क्वालिफाइंग करने हैं तो लोगों के हिसाब से या फिर पेरेंट्स के हिसाब से हमें कोटा ज्वाइन करना चाहिए। इज इट राइट? और अगर है तो कहाँ तक राइट है कि हम कोटा ज्वाइन कर सकते अब ये डाउट बहुत बड़ा डाउट है, क्योंकि कोटा जो है वो लोकेशन इतने अच्छे से एक्सेसिबल नहीं है। हालांकि कोटा के कुछ फ़ायदे हैं कि आपको वहाँ लर्निंग एनवायरनमेंट मिलता है, आपको वहाँ पढ़ने का एनवायरनमेंट मिलता है, आपको वहाँ पर चीज़ें रूटीन से चलती हैं। हॉस्टल में रहते हैं बच्चे तो ज़्यादातर समय अपना स्टडीज़ को दे पाते हैं। लेकिन वहीं कोटा के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, क्योंकि कोटा में सभी बच्चे उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पर फ्रेंड सर्कल मिल जाता है। वहाँ पर प्रेशर तो होता है पढ़ने का, लेकिन कभी कभी प्रेशर बहुत ज़्यादा भी हो जाता है। उसके भी हमने नेगेटिव पॉइंट्स देखे हैं, आप सभी जानते होंगे। तो कोटा ज्वाइन करने के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं। लेकिन मैं स्पेसिफिकली ये कहता हूँ कि कोटा सिर्फ अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं सिर्फ इस चीज़ के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो एवरेज स्टूडेंट को मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप वही मेहनत जो है, जो कोटा में करना चाहते हैं, वही मेहनत यहाँ लाइब्रेरी ज्वाइन करके भी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी और सेल्फ मोटिवेट करना खुद को आना चाहिए आपको, और सेल्फ आपको प्रैक्टिस भी अपनी एक रूटीन से लेकर चलनी पड़ेगी। मुझे इतना घंटा इस सब्जेक्ट को देना है तो देना है। तो जो कोटा की चीज़ें हैं वो अगर आप खुद की लाइफ में ढाल सकते हैं तो फार बेटर है, आपको कोटा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप ऐसे पर्सन है जो कि स्टडीज़ पर ध्यान नहीं दे पाता, जिनका मन बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है चीज़ों के ऊपर, तो आपको थोड़ा सा अपना रूटीन सीधा करने के लिए कोटा या फिर ऐसी कोई हॉस्टल वाली लाइफ को पकड़ना पड़ेगा। तो अगर आप डिस्ट्रैक्ट होने वालों में से हैं तो फिर आप एक कोटा का ऑप्शन रख सकते हैं। अगर आप डिस्ट्रैक्ट होने वालों में से नहीं है, आप फोकस रह पाते हैं चीज़ों के ऊपर, तो फिर आपको कोटा ज्वाइन करने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो कोटा जाएगा उसी का क्लियर होगा, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि जो कोटा नहीं जाएगा उसका कभी क्लियर नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे हमने केसेस, हालांकि कोटा से एडमिशन्स आते हैं क्योंकि वहाँ पर लर्निंग एनवायरनमेंट है, लेकिन कोटा के बाहर से भी स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्वालिफाई करते हैं नहीं। सर जो मेरी नेक्स्ट क्वेरी है वो इससे रिलेटेड है कि हमें जो स्कूल है वो ओपन ज्वाइन करना चाहिए या फिर रेगुलर? अगर दोनों में से जो चीज़ बेटर है, जस्ट सपोज ओपन, तो किस हिसाब से वो रेगुलर से बेटर है? देखिए, ओपन और रेगुलर स्कूलिंग में एक फ़र्क ये होता है कि ओपन में आपको नीट के ऊपर फोकस करने का ज़्यादा समय मिलेगा,
और सीबीएसई आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जबकि रेगुलर में आपका ऐसा है कि आपका एक रूटीन बनता है। अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा नहीं घूमते हैं तो रेगुलर स्कूलिंग आपकी जो है वो आपका एक रिदम बना के देगी, और रिदम बनाने से आपका बहुत फायदा होता है क्योंकि आपका जो मोमेंटम बनता हुआ चलता है। ओपन में देखिए आपके पास कुछ दिन होंगे बहुत फ्री, कुछ दिन होंगे आपके बहुत ज़्यादा डल, और कुछ दिन आपकी बहुत मेहनत में जाएंगे। ओपन स्कूलिंग में हमारे सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं। हम किसी दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, किसी दिन हम बहुत ज़्यादा मेहनत करने के मूड में होते हैं, किसी दिन हमें आलस ज़्यादा आता है। तो जब हमारे सारे दिन एक जैसे नहीं है तो ओपन स्कूलिंग में हमें खुद को गाइड करना पड़ता है कि भाई हमें पढ़ना पड़ेगा, रोज़ पढ़ना पड़ेगा, जो कि कभी कभार नहीं भी हो पाता है। किसी दिन शादी आ गई, किसी का बर्थडे है, एक दोस्त ने बुला लिया, आज नई मूवी आई है सलमान खान की, वो देखने जाएंगे। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं छोटे छोटे। नई मूवी आई है, नया गेम लॉन्च हुआ है, एक मैच तो पबजी का खेल ही लेते हैं, चलो थोड़ा बहुत फेसबुक चला लेते हैं, इंस्टाग्राम, या फिर जो भी है, ऐसा चलता रहता है। आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ये भी एक डिस्ट्रैक्शन है। कहने तो एंटरटेनमेंट है, माइंड रिफ्रेश होगा, लेकिन डिस्ट्रैक्शन तो है ये भी। तो अगर आप ओपन स्कूलिंग में जाते हैं तो आपको खुद को मोटिवेट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आप तो खुद को मोटिवेट अच्छे से नहीं कर पाते हैं, या आप ये देखते हैं कि भाई मुझे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो आप रेगुलर स्कूलिंग लीजिए क्योंकि वो आपका मोमेंटम बनाएगा। और देखा जाए तो रेगुलर स्कूलिंग वाले बच्चे जो हैं वो ज़्यादा मोमेंटम में रहते हैं, क्योंकि अगर वो सेल्फ मोटिवेट करता है, खुद को सेल्फ प्रैक्टिस करता है, शुरुआत से एक रिदम बना के चलता है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो 12th के लास्ट तक आते आते अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, शुरुआत में थोड़ा ढीले रहते हैं। तो अगर आप शुरुआत से ही 70%, 70%, 80%, 80%, 90%, 90% अपना इतना देते हुए चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी नीट क्लियर करने में। नीट बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, हाँ उसके साथ साथ बहुत छोटा एग्जाम भी नहीं है। तो अगर आप 70% देते चलते हैं शुरुआत से, आमतौर पर बच्चा पहले 20%, 30% देता है, और एग्जाम आने पर वो 90% तक की मेहनत करता है। वहीं अगर आप शुरुआत से एक रिदम बना के चलें, एक कांस्टेंट ग्राफ रखेंगे अपना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप रेगुलर स्कूलिंग से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। सर जो मेरा नेक्स्ट और मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट क्वेरी है ये है कि नीट अगर हम 10th पास आउट कर रहे हैं तो हमें नीट पे फोकस करना चाहिए या फिर सीबीएसई पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए हमें अपने रिजल्ट मेकिंग के लिए? देखिए, सीबीएसई जो एग्ज़ाम है, जो अब 12th क्लास में बोर्ड आते हैं, उनकी अब बहुत ज़्यादा वैल्यू तो नहीं रह गई है, ये बात सच है। क्योंकि सीबीएसई के 12th के एग्ज़ाम के रिजल्ट अब बहुत ज़्यादा जगह पर नहीं देखे जाते। वो बस हमारे अब रिलेटिव्स को प्रूव करने के लिए हैं, क्योंकि 12th के बाद में सीयूईटी आ गया है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, तो आपको वो भी देना पड़ता है। एक एंट्रेंस तो वो हो गया। इवन पहले जहाँ मेरिट चलती थी वहाँ पर अब आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। तो आपको सीबीएसई के बाद भी खुद को प्रूव करना है। तो सीबीएसई का अब उतना ज़्यादा लेवल नहीं रह गया है कि हाँ अब हमें सीबीएसई के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, नहीं। सीयूटी तो देना ही है। सीयूटी के बाद में आपके पास नीट भी आता है, थोड़ा सा हाईयर डिफिकल्टी, तो नीट भी देना है। तो दोनों में ही एंट्रेंस है। तो आप सीबीएसई को कैसे मानिए कि ये आपका एक ऐसा एग्जाम है जो आपको सही में बताएगा कि आप कितने पानी में हैं और कितना हवा में हैं। तो सीबीएसई के बाद में जब सीयूईटी होता है तो सीबीएसई का एग्जाम आपको एक तरीके से अलार्मिंग सिचुएशन, एक वार्निंग दे देता है कि भाई तुम फिजिक्स में डाउन हो, तुम केमिस्ट्री में डाउन हो, तुम बायोलॉजी में कहाँ गड़बड़ कर रहे हो, वो आपको सीबीएसई बताता है। तो और उसके बाद में मेन फोकस आपका सीयूईटी या फिर नीट पे रहता है बच्चों का जो 12th पास आउट करते हैं। तो सेम उसी तरीके से अगर आप 10th के अकॉर्डिंग भी देखें इसे, तो 10th के अकॉर्डिंग भी सीबीएसई का उतना ज़्यादा महत्व अब नहीं रह गया है, क्योंकि 10th की मार्कशीट आपके अब काम आती है सिर्फ डेट ऑफ बर्थ बताने में और अपने फादर मदर का नाम प्रूव करने में। सेम उसी तरीके से 12th की मार्कशीट में आपको सिर्फ एक मिनिमम मार्क्स स्कोर करने हैं नीट में बैठने के लिए, और उसके बाद में आपके चाहे कितने मार्क्स हो, आप चाहे 99% आपने स्कोर किया हो, नीट को देना पड़ेगा। नीट में उसका कोई महत्व नहीं रह गया है। तो आप फोकस करेंगे अगर नीट पर तो सीबीएसई ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये सीख थोड़ी सी पेरेंट्स के लिए भी अब हो जाती है, क्योंकि अभी तक हम सब पेरेंट्स का माइंडसेट ये रहता है, इवन हम टीचर्स का भी माइंडसेट ये रहता है कि सीबीएसई में बच्चे ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे की कैपेबिलिटीज़ को जज करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें भी थोड़ा सा बदलना होगा। जैसे एजुकेशनल पॉलिसी बदल रही है, हमें भी बदलना होगा कि अब सीबीएसई का उतना महत्व नहीं रह गया है। तो बच्चे को नीट अगर मेन फोकस करना है तो सीबीएसई में अगर वो 50, 70%, 90%, 85% कुछ भी लाता है भाई, तो नीट में परफॉर्म कर, तो नीट के ऊपर फोकस रहे, और नीट पे फोकस करोगे सीबीएसई भी आपका हो ही जाता है। क्योंकि थोड़ा जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस क्या है, नीट में एमसीक्यू आएंगे और सीबीएसई में आपके पास क्वेश्चंस आएंगे रिटन फॉर्मेट वाले भी, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी आते हैं। हालांकि अब सीबीएसई में भी 20 क्वेश्चन एमसीक्यू हैं, तो 20 क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट वहीं से मैच कर देंगे। असर्शन रीजन भी आ गए हैं,
तो आपको क्या करना है, आपको नीट के ऊपर फोकस करना है, सीबीएसई ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो जो मेरा लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेरी है वो ये है कि अगर मुझे नीट एट अ फर्स्ट अटेम्प्ट क्वालिफाई करना है तो कुछ ऐसे मेजर्स बताइए जिससे मैं नीट एट अ फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर कर सकूँ। देखिए, नीट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जिनका कि कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं 11th में, तो वो नीट में फर्स्ट टाइम बैठने में उतना कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट जो आपका है, जिसको कि बच्चे बहुत लाइटली लेते हैं, वो है क्या, वो है 11th क्लास। 10th पास करने के बाद में बच्चे का माइंडसेट क्या होता है, अब हमें थोड़ी फ्रीडम मिल गई है, और साइंस मिलने के बाद में बच्चा तो वैसे ही हवा में होता है कि मैं आर्ट्स और कॉमर्स वालों से तो ऊपर आ गया। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि साइंस में आने के बाद में आपको मेहनत भी उनसे 2-2 3-3 गुना ज्यादा करनी पड़ेगी। इसीलिए 11th में आने पर बच्चे थोड़े से हवा में उड़ने लगते हैं, थोड़ा सा वो लीनियंट हो जाते हैं स्टडीज को लेके, और फिर वो चीजें उनको पता चलती है कि यार 12th के बाद में जो नीट देना है उसमें तो 11th आएगी भाई, अब क्या करें, तब उनको गड़बड़ियाँ आनी शुरू होती है। तो 11th को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, 11th बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास बनती है। 11th का शुरुआत भी बच्चा कई बार ऐसा करता है कि सोचता है कि मैं खुद से सब कुछ कर लूँगा, वो भी गलत है, क्योंकि खुद से सब कुछ नहीं किया जा सकता। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपके पास ऐसे ऐसे कंसेप्ट आते हैं जो कि 10th क्लास के बिल्कुल अछूते अनटच्ड सब्जेक्ट होते हैं। आपको ऐसे कंसेप्ट मिलेंगे उसमें जो 10th तक आपने कभी पढ़े ही नहीं होंगे, और 11th में आते ही वो आपका मेजर बन जाएगा। जैसे 10th में ट्रिग्नोमेट्री आता है, वही फिजिक्स में भी आ जाएगा, मैथ में भी आ जाएगा, केमिस्ट्री में भी ट्रिग्नोमेट्री कई जगह देखा गया है जब आपको स्लोप निकालना होता है रेट ऑफ रिएक्शन का। तो इस तरीके से आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्री एक छोटा सा कंसेप्ट जो 10th में बच्चा जिससे डरता डरता घूमता है, ट्रिग्नोमेट्री है भाई ये, वो आपके पास 11th की सीबीएसई की फिजिक्स में भी आएगा। अब फिजिक्स में आएगा तो बच्चा फिजिक्स को इग्नोर करता है, फिर उन कंसेप्ट को एक बार बच्चा लीनियंट ले गया, उसके बाद में उसको गड़बड़ी आनी शुरू होती है। तो पहला पॉइंट आपका क्या है, 11th की सीबीएसई को इग्नोर नहीं करना है। 11th की सीबीएसई आपका बेस बनाएगी, उसमें आपको ट्यूशन लेना है, ट्यूशन लीजिए, कोचिंग लेना है, कोचिंग लीजिए, आपको जैसे मर्जी है, मेहनत पूरी होनी चाहिए। मेहनत अगर आपकी 11th में होगी, आपको 12th पास आउट करते करते इतना कॉन्फिडेंस होगा अपने अंदर, और कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज है। जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आता होता, कई बार ऐसा देखा गया, ह्यूमन नेचर है, कॉन्फिडेंस से टिक करते हैं वो आंसर सही निकलता है। तो 11th कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं, 11th को इग्नोर नहीं करना है, और 12th में तो आपको परफॉर्म करना ही है, क्योंकि उसमें तो सीबीएसई आ जाएगा। तो आपके माइंड में भी होता है कि पेरेंट्स को उम्मीदें बहुत है, तो 12th में तो आप करोगे ही करोगे, 11th को आपको इग्नोर नहीं करना है। तो पेरेंट्स के लिए 12th करो, और टीचर के लिए और नीट के लिए 11th करो। आपका नीट क्लियर होगा, इसकी 100% गारंटी है, 11th और 12th आपका अच्छे से प्रिपेयर होता है तो। इसके अलावा छोटे छोटे पॉइंट्स बनते हैं, सेल्फ मोटिवेट करना, क्योंकि लगातार पढ़ते रहेंगे, शुरुआत में हमारे टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे तो हमारा मोटिवेशन गिरता है, और मोटिवेशन गिरता है तो हमारा ग्राफ जो होता है वो नीचे जाता है। इस तरीके से जैसे एक बॉल को हम उछालते हैं, तो बॉल पहला तो जंप बहुत अच्छा मारती है, फिर धीरे, फिर टप 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 टप, फिर बिल्कुल स्टेगनेंट हो जाती है, सीधी हो जाती है। ये ग्राफ नहीं रखना है, आपको कांस्टेंट ग्राफ रखना है कि मुझे रोज इतना 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 पढ़ना पड़ेगा। शुरुआत में आपको बड़ा बोरिंग लगेगा कि यार रोज 6-6 घंटे, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे कैसे पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। इस चीज की अगर आपको आदत लग जाएगी, एक रोबोट की तरह मेहनत करो, तो आपके पास रिजल्ट भी रोबोट की तरह याद होंगे। इस तरीके से आपको सेल्फ मोटिवेट करना होगा। इसके लिए आप मोटिवेशन वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा हाइप भी नहीं बनानी है। नीट बहुत बड़ा एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए नहीं है, हालांकि कंपटीशन बहुत है, हर साल बढ़ता जा रहा है, लेकिन स्टिल हर साल 1 लाख से ज़्यादा बच्चे और बढ़ जाते हैं इसमें। लेकिन स्टिल जो मेहनत करेगा वो पास ऑन हो जाएगा, क्योंकि मुझे एक थॉट याद आ रहा है, बहुत अच्छा थॉट है, क्या कि इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, तो जो किस्मत वाला पर्सन है, द पर्सन हु इज लकी, ही शैल विन, वो जीत जाएगा। बट इफ यू वर्क हार्ड, तो आप उस लकी पर्सन से भी आगे निकल सकते हैं। किस्मत के ऊपर मेहनत हमेशा भारी पड़ती है, ये हमने देखा है गवर्नमेंट एग्जाम में भी, नीट में भी, जेई में भी। किस्मत के ऊपर मेहनत हमेशा भारी पड़ेगी, मेहनत पूरी होनी चाहिए, सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए, 11th को इग्नोर नहीं करना है। और चौथा चौथा ये है कि आपको थोड़ा सा टीचर की गाइडेंस के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। हाँ, खुद पे भरोसा रखो, खुद अपना माइंडसेट बनाओ, खुद अपनी प्लानिंग करो, अपना रास्ता बनाओ, मुझे ये करना है, लेकिन टीचर की गाइडेंस भी वहां लीजिए। एक एक्सपीरियंस टीचर आपको उसी तरीके से हेल्प करता है जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को हेल्प की थी महाभारत के युद्ध में, वैसे ही आपको गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। थैंक यू सर फॉर क्लियरफाइंग माई डाउट्स।
आज के लिए मेरे डाउट्स जो थे वो सब क्लियर हो चुके हैं, और अब ओवरऑल जो पता चला है वो इस नीट क्वालिफाई करने के लिए हमें 11th-12th पे फोकस करना पड़ेगा। स्टडी मतलब सेल्फ स्टडी और सेल्फ मोटिवेशन है। तो ये थे हमारे साथ माधव, 10th पास आउट स्टूडेंट। तो इनके कुछ डाउट्स थे जो हमने रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश की, और हमने कोशिश की है कि जहाँ तक आप सभी के जो छोटे मोटे डाउट्स होते हैं उनको हम क्लियर कर पाए, रिजॉल्व कर पाए। लेकिन स्टिल अगर आपके और भी कोई डाउट्स हैं जो कि यहाँ हम कवर नहीं कर पाए, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उनको रिजॉल्व करने की। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, सी या टाटा, और मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में।